लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हम तो बोलेंगे। इस कार्यक्रम में हम वो सवाल उठाते हैं जो सवाल अक्सर दबाए जाते हैं। हमारे साथ हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह। आप अखिलेंद्र जी के चेहरे से परिचित हैं। अखिलेंद्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे, लेकिन इस समय वो देश के प्रमुख सामाजिक और अखिलेंद्र जी उन सवालों पर खुल के बोलते हैं जो सवाल देश के वंचितों को, गरीबों को और खासकर किसानों को परेशान करते हैं या जिनसे उनका रिश्ता है। आज अखिलेंद्र जी से मैं बात करना चाहता हूं। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत करते हुए एक सवाल है मेरे दिमाग में कि सरकार ने एक खत लिखा किसानों को और किसानों ने उसके ऊपर अपना आंदोलन वापस लिया। आवाज आ रही है मेरी? संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी अभी ये इंटरनेट कंट्रोल देखिए, क्यों नहीं आवाज जा रही है? हम अखिलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा सवाल उनके पास नहीं पहुंचेगा तो वो इसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। और उनके उत्तर इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वो किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं, युवा आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, और इस समय वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मजदूरों के, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं और नौजवानों के बीच में काम कर रहे हैं। वो लगातार किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे और इस समय वो पूरे तौर पर देश की राजनीति के केंद्र में चल रही उठापटक को देख रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि जो उठापटक चल रही है, ये उठापटक भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीतियों का समर्थन करेगी या वो अखिलेश यादव की अर्थनीतियों का समर्थन करेगी। उनके दिमाग में सिर्फ भारतीय अर्थनीति नहीं है, क्योंकि वो भारतीय अर्थनीति को एकांगी नहीं मानते हैं। वो जोड़ के देखते हैं विश्व की अर्थनीति से, या जिसको कहते हैं कि दुनिया का जो ग्लोबल कैपिटल है, जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है, वो हिंदुस्तान को किस तरह कब्जे में ले रहा है। हिंदुस्तान के जितने हमारे पूंजीपति हैं वो सब वर्ल्ड कैपिटल का जो हमला है सारी दुनिया के देशों के ऊपर अलग अलग ढंग से, उसका वो हिस्सा बन गए हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में किसी रॉकफेलर की, किसी बिल गेट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन को नियंत्रित यही विश्व के पूंजीपति, विश्व के औद्योगिक जगत के लोग कर रहे हैं। और अखिलेश जी आ जाए तो फिर मैं उनसे एक वक्तव्य भी आपको बताऊंगा कि जिसने मुझे कल परेशान किया। कल मैं दुनिया के एक बड़े ऐसे सज्जन जिसका नाम आप भी जानते हैं, एक उन्होंने वक्तव्य दिया, और वो वक्तव्य उनके 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 अधिकार क्षेत्र का नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि उनका वक्तव्य कुल मिलाकर के देश में कई सारे संकेत दे रहा है। अखिलेश जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी जी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिसके बारे में कि मैंने सवाल किया था आपसे कि किसानों ने सरकार के एक खत के ऊपर भरोसा किया और अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन उस खत में जितनी मांगे, जितने आश्वासन दिए गए थे, वो किसानों के आज भी पूरे नहीं हुए। किसान उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब किसानों ने एक कदम उठा करके पहला देश में एक बंदी का, फिर हड़ताल का, और फिर मजदूरों के साथ मिलकर के एक 23 और 24 फरवरी को एक बड़े आंदोलन का अभियान शुरू किया है। और उन्होंने कहा है कि शहरों में मजदूर संगठन बंद रखेंगे, गांव में हम बंद रखेंगे। ये सरकार की वादा खिलाफी, इसका क्या नतीजा आप निकालते हैं? सरकार ने क्यों ये वादा खिलाफी की? या सरकार की कोई नियत ही नहीं थी
अब एक चिट्ठी लिख दो और उस मौके को टाल जाओ, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। क्या लगता है? नहीं, देखिए, हमारा तो शुरू से ही असेसमेंट है कि कभी भी ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट से टकराने की क्षमता मोदी सरकार में नहीं है। मोदी सरकार चुनाव को मद्देनजर टाइम बाई कर रही थी और इसलिए उसने एक पत्र लिख दिया। लेकिन कायदन यह एक तरह का फॉर्मल एक्सरसाइज था जो मोदी सरकार ने किया। विचार के तौर पर मोदी सरकार को बैठक बुलानी थी, वहां बाकायदा दोनों पक्ष बैठते, तय होता, भविष्य के लिए मोडस ऑपरेंडाई तय होता। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हाँ हाँ, जितनी मांगे आपकी हैं उन मांगों को हम विचार करेंगे। और जो लखीमपुर की घटना थी उसको सब जुडिस के पर्दे के नीचे उसे भी ढांकने की कोशिश की, जबकि एसआईटी वगैरह में क्लियर आ गया था कि इस व्यक्ति ने, उनके बेटे ने चढ़ाया है और लोगों की हत्या एक तरह से की गई और इसमें कॉम्प्लिसेट यूनियन राज्य गृह मंत्री थे। यह भी बात बहुत क्लियर थी। तो ये एक टालने की एक फॉर्मल कोशिश मोदी सरकार ने की थी कि चलो अभी कुछ दिन हम टाइम बाई कर लें, बाद में इसे देखेंगे। क्योंकि अभी आप एक बात को अगर गौर करें, देखें, चौतरफा ये सरकार आंदोलन से ही नहीं, अपनी जो उसकी विचारधारात्मक और पॉलिटिकल लाइन है वह भी घेरे में है। इस समय अगर आप देखें हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जो राजनीति और विचारधारा है अपने प्लेट्यू पर पहुंच गई है। आगे अब बढ़ने की उसके अंदर तमाम कोशिशों के बावजूद, इवन बॉर्डर फीलिंग को जनरेट किया गया पंजाब इशू के माध्यम से कि प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश की गई और पूरी जवाबदेही पंजाब की जनता के ऊपर डालने की एक तरह से कोशिश हुई। तो बावजूद इसे वो कोई नेशनल फीलिंग जनरेट नहीं कर पाई बीजेपी के या मोदी के पक्ष में। तो वह अपनी सीमाओं को भी इस बात को जानते रहे हैं कि तमाम विपक्ष की कमजोरियों और बिखराव के बावजूद नीचे से उनका विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर जनता ने खुद ही तैयार किया और एक प्रतिरोध और संघर्ष की तरफ चुनावी माहौल में भी, जो कल तक लोग देखते थे कि कोई मोदी गवर्नमेंट इनविंसिबल है, अपराजय है, तो आज वो चौतरफा दिख रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी सरकार घिरी हुई। तो उस घेरा को तोड़ने के लिए ये एक प्रयास किया गया और किसान संगठनों ने सही शिनाख्त किया है और जो उन्होंने एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम लिया है और खास तौर पर मिशन उत्तर प्रदेश उन्होंने एक शुरू करने की जो बात की है, तो मैं ये समझता हूं ये एक आंदोलन का भी फेज इस चुनाव के दौर में भी, वह जो आंदोलन की ताकतें हैं वो स्वतंत्र रूप से उभरेंगी और मोदी सरकार के संकट को और बढ़ाएंगी। और उत्तर प्रदेश इनके लिए एक, आज की परिस्थिति में देखा जाए तो इनका जो बड़ा कोलिशन, एक अपॉर्चुनिस्ट कोलिशन बनाया था धोखाधड़ी से, व्यक्तियों को कुछ प्रोजेक्ट करके, वह भी कोलैप्स कर रहा है। और यह भी दिख रहा है साथ साथ कि आज वो जिस तरह की नेशनल फीलिंग अपने पक्ष में जनरेट करना चाहते हैं वह भी उनके पक्ष में नहीं है। तो इन पूरी परिस्थितियों का आकलन था बीजेपी के पास
और उस समय वो किसी भी तरह से किसान आंदोलन को टालना चाहते थे। और उनका जो रियल चेहरा है ग्लोबल कैपिटल के पक्ष में, कारपोरेट के पक्ष में, फिर वो उनके व्यवहार से अब दिखना शुरू हो गया है। तो लेकिन एक बात साफ है, किसान आंदोलन का प्रश्न हो, 4 लेबर लॉज के खिलाफ मजदूरों का पक्ष हो, युवाओं का पक्ष हो, यह देखिएगा ऑटोनमस ढंग से कहीं खत्म नहीं हुआ है, ये राइज कर रहा है। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इस देश में जब विपक्ष थ्योरेटिकली भी अभी हेड ऑन करने की परिस्थिति में नहीं है बीजेपी को, बावजूद इसके जनता से ये सरकार घिर गई है। और एक सबसे बड़ी बात है, किसान आंदोलन ने भी या लेबर यूनियंस या यूथ है, वह एकदम सही शिनाख्त कर रहा है कि हमारे इस देश में जो क्राइसिस है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस हो, चाहे प्राइस राइस की क्राइसिस हो, इसके जो नेक्सस है ये कारपोरेट इकोनॉमी के, जो कोरोना पीरियड में भी इतना इफरात मुनाफा कमा रहे हैं, उन पर वो टारगेटेड है, ग्लोबल कैपिटल पर वो टारगेटेड है। और ये फ्यूचर में एक आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ देश बढ़ेगा। और एक नया नैरेटिव, अब हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव इनका चल नहीं पा रहा है, लोग अब इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक नया नैरेटिव कॉलोनियल लूट और आज के दौर में अमेरिकी अगुवाई में जो हमारे देश पर वित्तीय शासन बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी कंपनियों का चल रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी राष्ट्रीय चेतना भी हो रही है। और आने वाले दिनों में ये जो दौर है, हिंदुत्व का दौर ठहरेगा और कॉलोनियल लूट और इंपेरियलिज्म के लूट और दमन के खिलाफ एक राष्ट्रीय चेतना पैदा होगी। और इससे एक देश के पैमाने पर नई जो राष्ट्रीय शक्तियां हैं उनका आविर्भाव होगा और मोदी सरकार उससे निपट नहीं पाएगी। यह लक्षण बहुत साफ तौर पर उभर के दिख रहा है। अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं ये देश की या वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पर देश में तो ये देखा गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो मैटर करते हैं, वो सब इस अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, इस अर्थनीति के समर्थक हैं, प्रो मार्केट इकोनॉमी के समर्थक हैं। सबने अपने अपने राज्य में इसका न केवल स्वागत किया है बल्कि इसको लागू भी किया है। तब आप कैसे मानते हैं कि इसका देश में एक कारगर विरोध हो पाएगा? क्यों? क्योंकि जनता के विरोध करने की एक सीमा है। अगर राजनीतिक दल सोच समझ के इसमें नहीं शामिल होते हैं तो फिर इसका विरोध होना कहां तक असर डालेगा? क्योंकि जनता उतना लड़ाई नहीं लड़ सकती, उतनी समझ नहीं है लोगों में। देखिए, ये मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में हमें नई समझ बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय ये लग रहा था कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हीं आर्थिक नीतियों से विपक्ष के लोग बंधे हुए हैं, उनको भी किसान आंदोलन ने या देश में चल रही बढ़ रही जो बेचैनी थी उसने फोर्स किया कि उन्हें खुल के किसान आंदोलन के पक्ष में बोलना पड़ा। उनको भी कुछ एजेंडा, एम्प्लॉयमेंट के एजेंडे या आपके प्राइस राइस के खिलाफ, इन सब प्रश्नों पर कुछ न कुछ बोलना पड़ा। तो जब आप इन प्रश्नों को उठाते हैं तो जाहिरा तौर पर आपको जो उदार नीति 91 में इस देश में इंट्रोड्यूस की गई उससे आपको टकराना हो। अभी हम ये देखते हैं जरूर कि 91 की नीतियों पर टकराव नहीं है, लेकिन एक वेलफेयरिज्म की डिमांड और एक वेलफेयरिज्म का इशू, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो चाहे कांग्रेस हो, जन कल्याण के लिए कुछ मुद्दा उठना शुरू हुआ है। और ये जब जन कल्याण के लिए मुद्दे उठेंगे
तो मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर आप चाहें उसे रिजॉल्व करना तो नहीं होगा। इसके लिए इनको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये फोर्स कंडीशन में होंगे। आप अगर उत्तर प्रदेश के ही चुनाव की व्याख्या कर लीजिए तो अखिलेश कोई आज के दौर के हीरो नहीं है। आज के दौर के जो हीरो है वो जनता है, और अखिलेश जैसे लोगों को भी कम से कम कुछ वेलफेयर के इश्यूज को बोलना पड़ रहा। तो आप इन दलों से यह अपेक्षा मत कीजिए कि ये कोई वाहक हो जाएंगे। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई अभी राष्ट्रीय अर्थवाद का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस भी बच बच के निकल रही है। 91 पर वो चोट करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन बोलना उनको पड़ रहा। जब आप कुछ चीजें बोलेंगे तो वो बात सही सीधे सीधे आपके सामने आएगी कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। और जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनको इन प्रश्नों को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। इनकी इच्छा पर नहीं निर्भर करता, परिस्थितियां इनको फोर्स करेंगी। क्योंकि अब हिंदुत्व का जो नैरेटिव है या हिंदू के नैरेटिव के खिलाफ आप कुछ केवल सर्वधर्म संभाव जैसी ही बात से पर्याप्त नहीं मानेंगे। इससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नागरिक बोध को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और नागरिकों में एक लंबे अरसे के बाद यह जो नई राष्ट्रीय चेतना उभर रही है अपने अपने ढंग से, जैसे किसान आंदोलन की तरफ से आता है, ये कंपनियों के गुलाम है। जैसे इनके सवाल उभरते हैं इन प्रश्नों, तो ये बड़ा वोकल सवाल है। ये अंबानी अडानी की बात करते हैं, तो अंबानी अडानी के माध्यम से कारपोरेट समूह भी तो आ जाता है। इससे ग्लोबल कैपिटल का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। कल का रोड मैप क्या होगा नेशन बिल्डिंग का, इसका भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो मैं इस पर बहुत आश्वस्त हूं कि ये दल मजबूरन खड़े होंगे, और नहीं भी खड़े होंगे तो जब भी एक नई राष्ट्रीय चेतना पैदा होती है वह अपना एक पॉलिटिकल स्वरूप भी ग्रहण कर लेता है। और आने वाले दिनों में वह नया पॉलिटिकल स्वरूप क्या होगा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात देखिएगा कि 24 तक आते आते एक राष्ट्रीय अर्थवाद की चर्चा इस देश में बनेगी। और क्योंकि अब हिंदुत्व के नाम से जो विभाजन है वह अपने जेनिथ पर पहुंच गया है, अब उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और बॉर्डर डिस्प्यूट भी खड़ा करके वो जिंगोइज्म ये अब नहीं खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए चाइना के खिलाफ तो ये नहीं लड़ पाएंगे, इनके हाथ बंधे हुए हैं। एक इनको ले दे के ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा है। तो अब वह ऑक्युपाइड कश्मीर के जिस तरह से पाकिस्तान में भी चेंजेस हो रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स की जगह जियो इकोनॉमिक्स की वहां बात हो रही है, तो अब इनके लिए बहुत मैदान खाली नहीं है कि फिर से पुलवामा और इस तरह की घटनाओं से फिर से चुनाव में अपनी बड़ी ताकत बना ले, ऐसा मुझे लगता है। और अगर देखिए इसमें एक शुभ संकेत यह भी है, नैरेटिव जब ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ बनेगा तो पड़ोसी मुल्कों के साथ आपको मित्रवत संबंधों में जाना पड़ेगा। इतिहास के ढेर सारे बॉर्डर अनसुलझे प्रश्न हैं, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और तब आपको ये देखना पड़ेगा कि 91 में जो हमने लिया, जो रास्ता हमने अर्थव्यवस्था की ली, तो जो हमारी सबसे बड़ी प्रतिरोधक ताकत थी राज्य की संप्रभुता, उसको हमने विलीन कर दिया और हम ग्लोबल कैपिटल के उनके एक औजार बन के रह गए। अब हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का जो प्रश्न है यह धीरे 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 उभरेगा, क्योंकि वो जो दौर था हिंदुत्व का उसने कवर कर रखा था। अब दूसरे प्रश्न आपके इस तरह से उभरेंगे जिसमें सामाजिक भाव भी आपके अंदर आएगा और एक राष्ट्रीय चेतना भी आएगी। यह देखिए भारतवर्ष के अगर इतिहास को लोग देखेंगे तो एक परिस्थिति के साथ उसमें ये बदलाव है
और लोग मानेंगे कि तमाम सीमाओं के बावजूद जो सन 47 में हमने एक राष्ट्र बिल्डिंग शुरू किया था, उसको 91 तक आते आते ध्वस्त कर दिया गया। उससे अब हमको 91 की नीतियों से निजात पाना हो। अखिलेश जी, इसी में कई अंतर विरोध हैं। एक तो अंतर विरोध है कि उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सहित, और जिस तरीके से बिखराव है विपक्ष में, क्या ऐसा लगता है कि इनमें से कोई क्योंकि उत्तर प्रदेश की लेबोरेटरी बन रही है इस समय, चुनाव तो 5 राज्यों में है लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर ही सारा फोकस है, सारे लोगों की नजरें हैं, सारी ताकत वहां लगा रहे हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा एज देता हूं, बाकी राज्यों से थोड़ा ज्यादा महत्व मानता हूं। एक, उसमें जिस तरीके से आपस में बंटवारा है, मायावती जी अलग हैं, कुछ भी कितना भी उनका वोट कम हुआ हो, लेकिन उनके साथ एक बड़ा चंक है अभी भी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की बात की है। वो महिलाओं का वोट उनको कितना मिल पाएगा, कितना नहीं मिल पाएगा, अगर मिल जाएगा तो किसका लॉस करेंगे, किसको फायदा करेंगे या अपना ही फायदा करेंगे, अभी किसी को नहीं पता है। अखिलेश यादव जो 4 साल से बैठे हुए थे, अचानक उनके प्रति लोगों का मोह जागृत हुआ। लेकिन क्या अखिलेश यादव में ये गुण है कि जो लोग भी उनके तरफ एक हथियार बन के उन्हें हथियार बनाने के लिए आ रहे हैं, जो भी आपने कहा कि जनता ही विरोध में खड़ी है, तो वो जनता क्या वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और चौथी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके सारे नेता 24 घंटे राजनीति करते हैं। हमने इसी चुनाव के दौरान पिछले 6 महीने में देखा, बाकी लोग अपने यहाँ बैठ करके अपने अपने घरों में योजनाएं बना रहे थे, और योजनाएं भी लोगों को पता नहीं थी, सड़क पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनका जो मूल संगठन है संघ, उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर लगा हुआ था। उनके सारे नेता लगे हुए तो लोगों को समझाने में, समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे उसका जवाब आप देंगे, लेकिन समझाने में लगा हुआ था। ये सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। और इन सब के बीच में एक नई चीज उभर के आई कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, वो है हरिद्वार की धर्म सभा, जो कि बाद में रायपुर में भी उसका एक प्रयोग हुआ, और अब लग रहा है कि भोपाल में भी प्रयोग होगा। तो इन सारे अंतर विरोधों के बीच में से ये सवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सवाल कहाँ विलीन हो जाएंगे, या विलीन न हो पाए तो कितने लोगों के मन को मत पाएंगे जब वो वोट देने जाएंगे अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें आप जैसे समझदार लोगों के दिमाग में साफ है, पर जनता के दिमाग में, या जनता को जो नेतृत्व करते हैं, या जो सामाजिक नेता हैं भिन्न भिन्न समूहों के, जो मिलकर के अलग अलग गोलबंदी कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया था, लेकिन वो टूटता जा रहा है, पर वो कहीं और इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कितना अपने लोगों को इन बुनियादी सवालों पर समझ पाएंगे। देखिए, मैंने आपको एक बात बहुत स्पष्ट किया है कि अखिलेश ने जो सत्ता विरोधी एक जमीनी सच्चाई थी, वह उभर के अखिलेश को ताकत दिया है। अखिलेश का इसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, थ्योरेटिकली भी, पॉलिटिकली भी और एजिटेशनल मूवमेंटल लेवल पर, मैं ऐसा नहीं मानता। इसीलिए भाजपा हराना हमारे लिए जहां लक्ष्य है, वहीं इन दलों को हम कोई क्लीन चिट नहीं देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इनका आलोचनात्मक समर्थन करते हैं, क्योंकि इनके पास वह अवसरवाद का खेल इनके पास भी है, और ये अपनी पुरानी चीजों से अभी वही मेट्रो, वही 4 लेन, उसी को ही एक इशू बना के ये पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने जो विकास का, वर्ल्ड बैंक का, IMF का मॉडल है, उसी में ये भी प्रवक्ता बनने की कोशिश करते हैं। इस पर मैं जानता हूं, स्पष्ट हूं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में जब इनके पास कोई पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं थी, उस दौर में जनता ने जो विरोध व्यक्त
किया, वह आरएसएस और बीजेपी का जो कैडर है वो विरोध से निपट नहीं पा रहा है। देखिए, मैं करीब 30 साल 35 साल तक या अभी तक कह दीजिए कैडर पॉलिटिक्स को बहुत किया हूं और कैडर पॉलिटिक्स को मैं जानता हूं। कैडर पॉलिटिक्स सामान्य स्थितियों में ऑपरेटिव होता है। हमने जोड़ा कि यहां इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको इतने वोट मिल जाएंगे, और लेकिन हमने जब देखा रियल में, क्योंकि हमारा जो कैडर था, हमने एक समय में भोजपुर में काउंट किया, तो हमने कहा यहां से तो कब हमारा वोट होगा नहीं, इतने गांव में हमारा स्ट्रक्चर है, ये है वो है। तो जो लोग बार बार बूथ कमिटीज और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो एक बात नहीं समझते कि जब जन भावना पैदा होती है और जन उभार आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की सीमाओं को वो ट्रांसेंड कर जाता है। आरएसएस से ज्यादा वेल नीट ऑर्गेनाइजेशंस में हमने काम किया है और हम जानते। तो कैडर सफिशिएंट है आरएसएस के पास, जनाधार भी उनके पास है, लेकिन माहौल उनके साथ नहीं। विरोध का निपटने का चौतरफा वो घेराव पर पहुंच गए, क्योंकि देखिए किसी के बढ़ने और घटने का बहुत कुछ तय करता है उसकी परिस्थिति। जैसा मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स थी, ये सभी लोग जानते थे कि हिंदुइज्म एक धर्म है और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो इस देश में ऊपर से थोपी जा रही। लेकिन हिंदुत्व हमारे देश की सहज प्रवृत्ति नहीं थी। हमारे देश की जो सहज प्रवृत्ति थी वह संभाव की थी, सर्वधर्म संभाव की थी, और मेरिट का रिकॉग्निशन था। भारतीय संस्कृति की यह एक बहुत गहरी जो बात थी, ये आज भी मौजूद है। इसीलिए हिंदुत्व जब नॉर्मल होने, संतुलन समाज का फिर से स्वाभाविक होने लगा, तो हिंदुत्व पीछे फेंकता दिख रहा है, और वह एक प्लेटू पे जाके ठहर गया है, या कुछ जगह उसके डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तभी तो बीजेपी इतनी परेशान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व ने अपने गिरफ्त में केवल अपर कास्ट के लोगों को ही नहीं लिया था, बैकवर्ड और दलित में भी उसने पेनिट्रेट किया था। और खास तौर पर जाटों और चमार जाति को छोड़ दिया जाए तो सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुत्व के प्रभाव में आ गया, यहां तक कि यादव भी हिंदुत्व के प्रभाव। लेकिन वो धीरे 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 समाज ने अपना जो इनर मोशन पैदा किया, अपनी जो क्षमता उसने विकसित की, जैसे समाज का संतुलन बदलना शुरू हुआ, हिंदुत्व एक पॉइंट पे जाके ठहर गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अखिलेश जैसे जो लोग हैं, इनको मैं कहीं से भी क्रेडिट नहीं देना चाहता, एक्सेप्ट कि वो एक इलेक्टोरल प्लेयर है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस एक ऐसी परिस्थिति में है जहां वो देखती है कि पुरानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं चला पाएगी, क्योंकि किसी जातीय समूह का समर्थन कांग्रेस के पास नहीं। तो कांग्रेस ने एक जरूर यह काम किया है कि महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया, और महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितना ही कांग्रेस कंसोलिडेट करेगी, वह ज्यादा नुकसान आरएसएस और बीजेपी को करेगा बनस्पत अन्य अपोजिशन पार्टी। मायावती जी के बारे में इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनके पास कोई नयापन नहीं है, और कल के लिए अगर मायावती किसी भी लेवल पर बीजेपी के साथ समझौता कर ले तो यह भी कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि मायावती अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। और वह जब उन्होंने जिस दिन से बहुजन राजनीति को तिलांजलि दी, उसी समय जो ऐतिहासिक उनकी भूमिका थी, सर्वजन की राजनीति तो सभी दल करते थे, मायावती का उसमें काशीराम का नयापन क्या था? तो उनका बहुजन का एक नया कोलिशन बनाना चाहते थे।
तो वो जिस दिन से उस दिशा में बढ़े हैं तो उनका डिक्लाइन शुरू हुआ है। आज भी 12-14% वोट उनके पास है। यह 12-14% वोट के बूते इलेक्टोरल सीट्स कितना लाएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस कोई बहुत इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बेटर कर लेगा ऐसा कहना मुश्किल है। तो कांग्रेस कहीं से भी अपोजिशन को वीकन नहीं कर रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर रहा है वो अमूमन अभी तक बीजेपी के साथ था, और वह भी एक अपोजिशन को ही बिल्डअप कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी नई परिस्थितियों का आकलन रीजनल पार्टी से बेटर कांग्रेस कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सीमाएं क्या हैं कि ग्लोबल कैपिटल से सीधे सीधे हेड ऑन करने की अभी स्थिति में कांग्रेस भी नहीं है। तो जब वो नहीं है तो उसको या तो अपने को बचाना पड़ेगा। केवल आप रघुराम राजन तक ही जाके सीमित नहीं हो सकते कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, क्योंकि बीमारी आपके पैसे से हल होने वाली नहीं है। बीमारी आपकी स्ट्रक्चरल है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या आपकी पॉलिसी है, एग्रीकल्चर के लिए क्या आपकी पॉलिसी है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए क्या आपकी पॉलिसी है, भारत का पैसा जो मॉरिशस और सिंगापुर से ब्लैक यहाँ हिंदुस्तान में व्हाइट आके आता है उसको रोकने के लिए क्या है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अभी जो पूरी सिचुएशन है उसमें कांग्रेस को फोर्स्ड होके नए चीजों का समीकरण और नई परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए संतोष जी, मुझे ये लगता है कि अभी भारतवर्ष में यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है 91 के बाद कि जनता अपनी अनुभूति से, वो विचारधारा में बहुत क्लियर न भी हो, तो जनता अपनी अनुभूति से कुछ नई परिस्थितियों का आकलन कर रही है। और उसमें हम यह देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो परिस्थिति है और विपक्ष की जो परिस्थिति है वह न चाहते हुए भी उनको एक रोल लेना पड़ेगा और वह दबावन उनको उस रोल में जाना पड़ेगा। अखिलेश जी, अब आखिरी सवाल ये है कि हम फिर पहले सवाल पे आते हैं कि किसानों को लेके जो चेतना देश में बनी है और उस चेतना का कितना हिस्सा इन चुनावों में वोटरों के दिमाग के ऊपर असर डालेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों ने मिशन यूपी करके एक योजना बताई है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, ये हम को समझाने जाएंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्यों नहीं पंजाब और गोवा और उत्तराखंड में वो जाते हैं, वहां किसानों की क्या समस्याएं हल हो गई। तो किसान क्यों नहीं एक सार्वदेशिक रणनीति बना करके, अगर कोई चीज उनको अपने राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है चुनाव के बाद, तो उन राजनीतिक शक्तियों का उनको समर्थन करना चाहिए जो उनके हक की हो चुनाव के बाद। क्योंकि अल्टीमेटली तो जाना तो पॉलिटिकल पावर के पास ही पड़ता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब ये अलग चीज है कि जेपी ने एक चीज कही थी, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन। किसानों ने एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन का एक प्रयोग किया साल भर के भीतर, लेकिन वो सिद्धांत नहीं बन पाया। अंततः हम वही चुनाव में और समर्थन या विरोध में फंस गए। तो मैं इस सवाल के साथ मैं जानना सिर्फ इतना चाहता हूं कि किसानों के प्रति जो चेतना लोगों के मन में जगी है या किसानों में जगी है, वो इस चुनाव में क्या असर डाल सकती है या क्या डालेगी। देखिए, जहां तक किसान आंदोलन का चेतना बनाने और ये भ्रम तोड़ने की मोदी सरकार अपराजय है, वो अपने इतिहास में भूमिका निभा चुका है। तो वो चेतना अब जनता की स्वायत्त स्वरूप धारण कर रही है। वह महज अब आंदोलन की वजह से और फर्दर बनेगा ऐसा नहीं। आंदोलन आएगा, उसको बल प्रदान करेगा, लेकिन जनता में नई चेतना पैदा करने में इन आंदोलनों ने एक नई बात पैदा कर दी। इसीलिए हिंदुत्व एक पॉइंट पर जाके प्लेटू पर पहुंच गया है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। अब जनता खुद प्लेयर बन के उभर रही, एंटी इनकम्बेंसी से आगे भी चीजें जा रही। माने मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व का पराभव ही नहीं हो रहा है,
ग्लोबल कैपिटल से हेड ऑन करना और एक नए राष्ट्रीय अर्थनीति की मांग करना, यह चेतना जनता के अंदर नीचे से पैदा होना शुरू हो रही। तो इन परिस्थितियों में मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि आज की जो पूरा इस दौर की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जनता ने अपना एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस रोल लेना शुरू किया, जो नॉन पॉलिटिकल नहीं, वो पॉलिटिकल है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए नॉन पॉलिटिकल रोल में नहीं है जनता की केवल हरा दे और जिता दे। जनता हराएगी भी और एक नए मॉडल की भी डिमांड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नए मॉडल की भी डिमांड हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दरवाजा बंद हो गया था 91 से, यह दरवाजा खुलना शुरू हो गया है और बहुत सारा भ्रम जो जनता के रोल को लेके था, वो भ्रम भी टूटना शुरू होगा और उसी ऑटोनमस चेतना से कुछ नई ताकतें भी उभरेंगी और ऊपर की ताकतों में भी कुछ विभाजन होगा, वो भी प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे। ये बात समझने की जरूरत है। ये मेरा अर्ज है आपसे। बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। आपने देखा अखिलेश जी ने एक बड़ी नई बात कही। उन्होंने कहा कि जनता अब सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं प्ले करना चाहती है कि इसको हराया उसको जिताया, बल्कि जनता देश में एक नई व्यवस्था के लिए या अपनी समस्याओं के हल में उसका खुद का क्या योगदान हो सकता है, इसका एक रास्ता तलाश रही है, जो हो सकता है इन चुनावों के बाद वो रास्ता उसके सामने और साफ हो, और जिसको हम लोग शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं या आप नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि इन चुनावों के बाद हमें सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हिंदुस्तान के लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप जैसी चीज दिखाई दे, और शायद वो देश के भविष्य के लिए आजादी के बाद और जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद ये शायद सबसे बड़ा उपहार होगा और सबसे बड़ा कदम होगा, अगर जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं या जो स्मेल कर रहे हैं, अगर वो चीज होती है तो मैं उपनिवेशवाद के खिलाफ देखिए, अभी तक केवल ये बताया जाता है कि मुगलों के जमाने में इतने हिंदू मारे गए, ये मारे गए, इतने मंदिर, तो ये सब नैरेटिव बैकग्राउंड में जाएगा एज ए फॉल्स कंजंक्शन। आज देखिए, उपनिवेश के जमाने में करोड़ों लोग मारे गए हिंदुस्तान में, अकाल से मारे गए, दुर्भिक्ष से मारे गए, लूट से मारे गए और हिंदुस्तान की पूंजी बाहर चली गई। यह नैरेटिव उपनिवेशवाद के खिलाफ हिंदुस्तान में बनेगा और एक नए राष्ट्रवाद की यह भूमिका होगी। जो राष्ट्रवाद पाकिस्तान के खिलाफ लक्षित नहीं होगा, पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ नहीं लक्षित होगा, वह ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ होगा। ये मैं कह रहा हूं कि यह स्वायत्त चेतना का एक वृत्त तैयार होगा और इस वृत्त से भारतवर्ष का एक पुनर्निर्माण होगा और एक नए किस्म का उपनिवेशवाद विरोधी, विदेशी पूंजी विरोधी एक नई राष्ट्रीय चेतना पैदा होगी और जिसमें आम जनता उसकी वाहक होगी और अपनी राजनीतिक शक्तियों का भी संयोजन करेगी। ये मेरा अर्ज था आपसे। जी धन्यवाद अखिलेश जी। आपने देखा अखिलेश जी ने अपनी बात को और साफ किया और उन्होंने उनकी जो समझ है उन्होंने हमारे साथ साझा की। अब आपका वक्त है कि आप ये बताएं कि इससे आप कितने सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो हमें इसका संदेश दीजिए, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। इसमें लोगों का रोल है, राजनीतिक दलों का रोल है, और जो ग्लोबल कैपिटल जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वाहक इस समय दुनिया के सारे पूंजीपति लगभग हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, उनके खिलाफ क्या कहीं से कोई विद्रोह हो सकता है? क्या उनको नो में या उनकी असहमति में हिंदुस्तान के लोग हाथ उठा सकते हैं? ये सवाल है। आप इसके ऊपर क्या समझते हैं, जरूर हमें बताइए। अखिलेश जी, हम जल्दी ही मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और लोगों के दिमाग में ये बात जानी चाहिए, किसी भी राजनीति से, किसी भी चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम जल्दी ही मिलते हैं और इस नमस्ते। विषय को नमस्कार। ठीक, नमस्कार।